हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने 13वें लेसन प्लान के बारे में, जो हमारा विषय भूगोल से संबंधित है। और आज हमारा प्रकरण रहने वाला है थार। ठीक है, थार डैश डैश भाग। थार का मरुस्थल जो है उसके बारे में आज हमारा जो प्रकरण है वही है, उसके बारे में बताया जाएगा आपके थार के मरुस्थल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। तो हमारा यह कौन सा पाठ योजना संख्या है? यह हमारा 13वां लेसन प्लान है, तो हम लोग 13 डालेंगे। फिर आता है आपका विद्यालय का नाम। तो आपको बताया गया है कि विद्यालय के नाम में आपको जहाँ आपकी टीचिंग लगी होगी उस विद्यालय का नाम आपको वहाँ पे डालना होगा, और या आपके जो अध्यापक हैं उनके द्वारा आपको जिस विद्यालय का नाम बताया जाएगा उस विद्यालय का नाम वहाँ पे आप लिखेंगे। अब देखिए, आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका पहला होगा दिनांक, कक्षा व वर्ग, विषय भूगोल, प्रकरण थार, चक्र है हमारा थर्ड, और अवधि है 35 मिनट। यह सारी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्योंकि हमको बस विषय भूगोल और प्रकरण जो है थार उसे देखना है। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो फिर देखिए, आता है हमारा समान उद्देश्य। तो आप सभी को पता है समान उद्देश्य हमारा किससे संबंधित होता है? तो समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है, और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य अगर आपने पहले पाठ योजना में लिख लिया है तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समान उद्देश्य जो है हमारा बदलता नहीं है, क्योंकि वह विषय से संबंधित होता है। विषय किसी प्रकरण में बदलता नहीं है, इसलिए समान उद्देश्य भी नहीं बदलता है। परंतु जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है वह प्रकरण के साथ साथ बदलते रहता है, क्योंकि हमारा जो प्रकरण है सभी लेसन प्लान में अलग अलग होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य भी हमारा प्रकरण के साथ बदलता रहता है। तो आइए देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। हम विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं मुख्यतः इनके जो तहत आपको कई बिंदु देखने को मिलेंगे, परंतु आपको जो मुख्यतः 3 बिंदु ही लिखेंगे जो निम्न है। देखिए आप, पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक यानी पहला देख लीजिए आप, ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ज्ञान की बात की जाएगी। तो देखिए, पहला है हमारा छात्र थार का मरुस्थल तथा दक्षिण का पठारी भाग। यह आपका प्रकरण है जो वहाँ पे लिखा है थार डैश डैश भाग। तो ये आपका वही प्रकरण है, क्योंकि उसमें वहाँ इतना बड़ा लिखा नहीं पाएगा, इसलिए छात्र थार का मरुस्थल तथा दक्षिण का पठारी भाग के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है हमारा छात्र भारत के भौतिक स्वरूपों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर जो हमारा दूसरा था बोधात्मक उद्देश्य, बोध मतलब होता है समझना, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें समझने की बात की जाएगी। तो देखिए, पहला होगा हमारा छात्र थार का मरुस्थल तथा दक्षिणी पठार के विषय में समझ विकसित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र इस प्रकरण से प्राप्त ज्ञान का अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। फिर आता है हमारा तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। तो क्रियात्मक उद्देश्य यानी जो छात्र ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और जो समझ रहे हैं उसके बारे में, ज्ञान प्राप्त करने और समझने के बाद जो क्रिया वह करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, वो आप किस में लिखेंगे? तो क्रियात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे। तो क्रियात्मक उद्देश्य का पहला है हमारा छात्र इस प्रकरण से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। आगे बढ़ते हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा किसका है? सहायक सामग्री का है। तो आपको पता होना चाहिए सहायक सामग्री में आप क्या लिखेंगे। आप जो चीज़ें आपके जो प्रकरण है उससे संबंधित कोई चीज़ जिससे छात्रों को समझ में आए, ले जाते हैं कक्षा में, प्रयोग करते हैं उसके द्वारा छात्रों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये आपके सहायक सामग्री में आएगा। जैसे कक्षोपयोगी सामग्री तथा प्रकरण से संबंधित चित्र जो आप चार्ट वगैरह पे बना के ले जाते हैं, यह सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सहायक सामग्री होती हैं। चौक हो गया, डस्टर हो गया, बुक्स हो गए, यह सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी? सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो आप सभी को पता होना चाहिए पूर्व ज्ञान क्यों लिखा जाता है। तो पूर्व ज्ञान इसलिए मतलब लिखा या पूछा जाता है कि छात्रों को जो आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उनको पूर्व अनुभव है या नहीं, थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान उनके पास होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे छात्र प्रस्तुत प्रकरण के विषय से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो आप सभी को पता होगा कि प्रस्तावना प्रश्न जो है लेसन प्लान की शुरुआत प्रस्तावना प्रश्न से ही होती है। तो और प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय आपको
क्रम का ध्यान रखना चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न जो आए हैं आपके क्रम से होने चाहिए, प्रकरण से ही संबंधित होने चाहिए, इधर उधर के प्रश्नों को इसमें नहीं रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान देंगे। तो देखिए, प्रस्तावना प्रश्न के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका पहला होगा प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा कॉलम छात्राध्यापक क्रिया और तीसरा कॉलम होगा हमारा छात्र क्रिया। तो प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न होगा आप छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे, यदि छात्रा है तो छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे आप। तो देखिए, पहला प्रश्न होगा हमारा, भारत को भौतिक स्वरूपों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो छात्रों ने क्या उत्तर दिया है? 5 भागों में। ठीक है। दूसरा प्रश्न, भारत के पश्चिमी भाग में कौन सा भौतिक भाग है? तो थार का मरुस्थल है। तीसरा प्रश्न हमारा, भारत के दक्षिण भाग में कौन सा भौतिक प्रदेश है? तो ये छात्रों के लिए क्या होगा? यह छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, जिसका स्पष्टीकरण आप जो है प्रस्तुतिकरण में देंगे। तो उद्देश्य कथन, अब आती है उद्देश्य कथन की बारी। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा उद्देश्य कथन का है। उद्देश्य कथन में आपको क्या लिखना है? उद्देश्य कथन क्यों किया जाता है? उद्देश्य कथन इसलिए किया जाता है कि जो छात्र हैं उनकी जो प्रकरण है आपका, उनको पढ़ने में जो रुचि जागृत होनी चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न में भी यही है कि प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछते हैं हम? क्योंकि उसमें जो आपका प्रकरण है उनके प्रति छात्रों को पढ़ने की और एक भावना जागृत हो, वो एक्टिव हो, उत्साह उन्हें में भरे, इसलिए हम प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य कथन करते हैं। तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, बच्चों आज हम थार का मरुस्थल तथा दक्षिण का पठारी भाग का अध्ययन करेंगे। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी प्रस्तुतिकरण है। तो प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना होगा, शिक्षण सुविधा हेतु प्रस्तुत प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है। यानी जो शिक्षण की सुविधा यानी पढ़ाने की सुविधा के कारण जो आपका लेसन प्लान है उसको 2 अनुवृत्तियों में बांटकर पढ़ाया गया है, ताकि छात्रों को अधिक समझ में आए। क्योंकि जो आप लेसन प्लान बनाते हैं, अगर उसे एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, जिसके कारण छात्रों को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। परंतु आप जब 2 अनुवृत्तियों में विभक्त करके पढ़ाएंगे तो वह चीज़ें सारी छोटी छोटी हो जाएंगी, जिससे छात्रों को अधिक समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं प्रस्तुतिकरण में। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे आप प्रथमान्विति ब्रैकेट में थार का मरुस्थल। इसमें आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आप पहला होगा आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा होगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो आइए देखते हैं इन चारों कॉलम में आपको क्या लिखना है। तो शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग जो होगा थार का मरुस्थल, और छात्राध्यापक क्रिया में आप स्पष्टीकरण लिखेंगे क्या? भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल स्थित है, जिसे थार का मरुस्थल या भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। ये भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है, इसी कारण यहाँ वनस्पति की मात्रा। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, छात्र क्रिया में आपको लिखना होगा, छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे, ये ब्लैक बोर्ड चिपकाना पड़ेगा आपको, ये ब्लैक बोर्ड पे लिख कर आपको यहाँ पे चस्पा करना पड़ेगा। थार का मरुस्थल हेडिंग होगा आपका, और लिखेंगे आप भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थार मरुस्थल को भारतीय महामरुस्थल भी कहते हैं। यह रेगिस्तानी क्षेत्र राजस्थान गुजरात राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है, इसी कारण यहाँ वनस्पति की मात्रा काफ़ी कम है। यह आपका श्यामपट्ट कार्य पूरा हो गया। अब इधर देखिए, हम लोग यहाँ पे थे, इसी कारण यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यहाँ की मुख्य नदी लूनी है। यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झील सांभर में नमक का उत्पादन किया जाता है। भारतीय मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारा आता है बोध प्रश्न का। तो आपको बता दिया जाए, जो आप स्पष्टीकरण देते हैं यानी छात्रों को जो पढ़ाते हैं, व्याख्या देते हैं, उसी में से आपको बोध प्रश्न पूछना होता है। बोध प्रश्न क्यों पूछते हैं कि छात्रों को जो आपने पढ़ाया उसमें से छात्रों ने कितना ग्रहण किया, कितना उनका दिमाग जो है उसको ग्रहण किया, यह सारी
चीज़ें जानने के लिए, उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए आप बोध प्रश्न पूछते हैं। बोध प्रश्न में प्रश्नों की संख्या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बोध प्रश्न जो आप पूछेंगे तो आपने जो स्पष्टीकरण दिया है उन्हीं से आपको बोध प्रश्न पूछने हैं, अलग से बोध प्रश्न नहीं पूछने हैं। तो आइए देखते हैं बोध प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा, थार मरुस्थल में कौन सा पर्वत स्थित है? तो अरावली पर्वत छात्रों का उत्तर है। दूसरा प्रश्न, दक्षिण का पठारी भाग से आप क्या समझते हैं? तो छात्रों के लिए क्या है, ये समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आप द्वितीय अनुवृत्ति में देंगे। तो आइए हेडिंग डालते हैं द्वितीय अनुवृत्ति। ब्रैकेट में लिखेंगे आप दक्षिण का पठारी भाग, फिर आप 4 कॉलम बनाएंगे। यदि आपकी इच्छा हो तो आप लिख लें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में हमारा हेडिंग होगा क्या? दक्षिण का पठारी भाग। क्या लिखेंगे आप? दक्षिण का पठारी भाग। और छात्र अध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या? उत्तर के विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। यह पठार प्राचीन कठोर रवेदार चट्टानों से मिलकर बना है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में कई पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। यह पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत तथा उत्तर में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं तथा दक्षिण में पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों से घिरा है। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप, हेडिंग होगा आपका दक्षिण का पठारी भाग। अब लिखेंगे आप उत्तर के विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। ठीक है, यह पठार प्राचीन कठोर रवेदार चट्टानों से मिलकर बना है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसका धरातल का भी ऊंचाई, ये देखिए इसमें साफ नहीं आया है, आप इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए दक्षिण के पठार को हम कई उप विभागों में बांट सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं, पहला है मालवा पठार पश्चिमी भाग में, छोटा नागपुर का पठार उत्तर पूर्वी भाग में लोहा और कोयला जैसे खनिजों से समृद्ध, दक्कन का पठार विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में स्थित है। ढाल पश्चिम से पूरब की ओर, नर्मदा और ताप्ती का बहाव पश्चिम की ओर अर्थात अरब सागर में गिरती है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर देखिए आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न से पहले आपका एक आता है निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य हमारे पिछले वीडियो में है, उसमें आप देख सकते हैं कि निरीक्षण कार्य में आपको लिखना होगा छात्र अध्यापिका छात्रों के श्यामपट्ट सारांश जो है उनको कॉपी में लिखने का निर्देश देंगी तथा घूम घूम कर कक्ष का निरीक्षण करेंगी एवं उनके समस्याओं का समाधान करेंगी। उसके बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, तो पुनरावृत्ति प्रश्न में आप 2 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला होगा आपका छात्र अध्यापक क्रिया और दूसरा होगा छात्र क्रिया। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप जो प्रकरण है आपका, दोनों अनुवृत्तियों से आपको प्रश्न इसमें पूछने होंगे, प्रकरण से ही संबंधित होने चाहिए। और जो आपने बोध प्रश्न में प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों को आप इसमें शामिल नहीं करेंगे, नए प्रश्नों को आपको इसमें रखने होंगे। तो देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न है, थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छात्रों का उत्तर है राजस्थान राज्य में। दूसरा प्रश्न, थार के मरुस्थल की मुख्य नदी का क्या नाम है? तो लूनी नदी। तीसरा, दक्षिण का पठार को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार। चौथा प्रश्न हमारा, दक्षिण के पठार को हम कितने उप विभागों में बांट सकते हैं? तो छात्रों ने उत्तर क्या दिया है? 3 विभागों में बांट सकते हैं। गृह कार्य जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, गृह कार्य, तो आप सभी को पता है कि प्रकरण से संबंधित कोई भी कार्य छात्रों को आप दे सकते हैं घर से करने के लिए, परंतु यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, छात्र थार का मरुस्थल तथा प्रायद्वीपीय पठार को दर्शाता हुआ भारत का मानचित्र बनाकर कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। आप प्रकरण से संबंधित कोई भी कार्य छात्रों को घर से करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग जो है हमारी वो समीक्षा की है। जैसा कि मैंने आपको बताया समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि आपके अध्यापक द्वारा आपके लेसन प्लान के बारे में यहाँ टिप्पणी की जाती है कि जो आपका लेसन प्लान है उसमें क्या कमियाँ हैं, त्रुटियाँ क्या हैं, किन कौशलों का प्रयोग किया जा रहा है, किन कौशलों का प्रयोग आपने नहीं किया है, अनुशासन सही या नहीं,
वेशभूषा कैसी है, शिक्षण प्रभावी हो रहा है कि नहीं, यह सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, समीक्षा में आती हैं, जो आपके अध्यापक द्वारा यानी जो आपकी फ़ाइल को साइन करते हैं उनके द्वारा यहाँ पे टिप्पणी की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हिस्ट्री के लेसन प्लान देखने हैं तो 1 से लेकर 30 तक के हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको 1 से लेकर 30 तक के सिविक्स के भी लेसन प्लान हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।